बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। आज का यह क्लास डीएलएड 2024-26 सत्र में एडमिशन हो चुके सभी छात्रों के लिए है। और आज के इस क्लास में आप सीखेंगे आपका जो फर्स्ट बुक है F1 बच्चे बचपन तथा समाज, उसका ओवरव्यू। तो कैसे आपको बुक्स पढ़ना है, बुक से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको समझने को मिलेंगी। कैसे आपको नोट्स बनाना है, कैसे आपको आगे की स्ट्रेटजी बनानी है, कम समय में पूरे पुस्तक को कैसे आप खत्म करेंगे। आज का मेन फोकस इसी पे होगा। तो बने रहेंगे, पूरे क्लास को अच्छे से वॉच कीजिएगा, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा और अपने देश से दोस्तों तक शेयर कीजिएगा ताकि उन सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। तो आइए बढ़ते हैं क्लासेस की ओर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके स्क्रीन पे आ चुका है आपका फर्स्ट ईयर का फर्स्ट बुक F1 समाज शिक्षा और पाठचर्या की समझ, भाग 1 प्राथमिक स्तर। अब इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, फटाफट से इसको पलटते चलते हैं पन्ने को। यहाँ पे 2 शब्द आमुख, ये कुछ कॉमन सी चीज़ें सारे बुक में आपको देखने को मिलेंगी। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे पहला जो पॉइंट होता है पाठ सूची, यानी कि विषय सूची को लेकर के। तो यहाँ पर देखेंगे टोटल 1 2 3 4 5 5 इकाई हैं, 5 चैप्टर आपको इसके अंदर पढ़ने हैं। तो एक एक दिन आप लेकर के चलेंगे तो 5 दिन में 5 चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो एक सप्ताह का टारगेट आप लेकर के चलिए। ठीक है, 5 दिन आप एक एक यूनिट के ऊपर फोकस कीजिए, वहाँ से नोट पॉइंट कीजिए। 2 दिन एक्स्ट्रा आपको देना है कि अलग से आप क्या ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो कहीं आप मटेरियल ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं, छोटी छोटी चीज़ें आप ऐड करने के लिए 2 दिन और रख सकते हैं। एक सप्ताह का टाइम लेकर के चलेंगे, एक बुक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट यूनिट का ओवरव्यू फटाफट से करेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चे बचपन और समाज, यानी कि स्पष्ट है कि इसमें हमको बच्चे की अवधारणा के बारे में समझने को मिलेगा कि बच्चे कहते किसको हैं, उसके बाद बचपन क्या होता है। ठीक है, और हमारा समाज जो है वो समाज क्या होता है और समाजीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, बच्चे समाज के साथ कैसे जुड़ते हैं और समाज जो है अपनी क्या अवधारणाएं रखता है, अपनी क्या विचारधाराएं रखता है, बच्चों के बारे में क्या समझता है। ठीक है, यह सारा पॉइंट जो है इसमें डिस्कस किया गया इस चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पे परिचय सबसे पहले दिया हुआ रहेगा। किसी भी चैप्टर को आप पढ़ना शुरू करिएगा तो सबसे पहले उसका परिचय आ जाता है और परिचय में ओवरव्यू दिया हुआ रहता है ऑलरेडी कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या समझने को मिलेगा, क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, प्रस्तुत इकाई का अध्ययन आपको यह जानने एवं समझने में मदद करती है कि किस प्रकार बच्चे बचपन एवं समाजीकरण की मूल संकल्पना समय तथा स्थान के अनुसार निरंतर विकसित होती रहती है। ठीक है, इस तरह से फटाफट से एक ओवरलुक आप कर लेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे आपको उद्देश्य देखने को मिलेगा, यानी कि इस चैप्टर का उद्देश्य क्या है। तो इस इकाई में आप बच्चे तथा बचपन की अवधारणा के विभिन्न पहलुओं से अवगत होंगे, साथ ही समाजीकरण की अवधारणात्मक समझ बना सकेंगे। पुनः बच्चों के समाजीकरण के प्रमुख कारकों की भूमिका का विश्लेषण करते हुए बच्चे तथा बचपन के संदर्भ में बाल अधिकार की अवधारणा की समझ विकसित करेंगे। तो ये आपका हो गया एक ओवरव्यू कि इस पाठ का उद्देश्य क्या है, इस चैप्टर का उद्देश्य क्या है। तो इसमें क्या क्या आपको सीखना है। सबसे पहली बात ही बच्चे तथा बचपन की अवधारणा, सेकेंडरी है कि समाजीकरण की अवधारणा, इसके बाद है समाजीकरण के प्रमुख कारकों की भूमिका। ठीक है, इसके बाद है बाल अधिकार की अवधारणा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब आपको इनको लिख करके रखना है नोट में और इनके ऊपर डिटेल्स से आपको नोट बनाना है। ठीक है, और यहाँ से सारे पॉइंट आपको आगे के एग्जामिनेशंस में देखने को मिलेंगे। सारे पॉइंट आपके कंप्लीट हो जाएंगे। जो भी सीटेट में 2-4 पॉइंट इसमें से पूछा जाता है, जैसे कि समाजीकरण के अलग अलग प्रकार होते हैं, समाजीकरण की प्रक्रिया की कुछ विशेषताएं होती हैं, वहाँ से प्रश्न बनते हैं। वहाँ से आप जब नोट कीजिएगा, नोट पॉइंट बनाइएगा अपना, तो वहाँ से कई नोट आपके एग्ज़ाम में वहाँ पे आ जाएंगे काम में। इसी तरह से बाल अधिकारों के बारे में बात करें तो आगे के एग्जामिनेशंस में जब आप बैठेंगे, बीपीएससी के एग्ज़ाम में बैठेंगे या फिर आगे चल कर के प्रधान शिक्षक के एग्ज़ाम में बैठेंगे, तो वहाँ पे बाल अधिकार का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है। ठीक है, बहुत तरह के प्रश्न ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ बाल अधिकारों के बारे में दिया हुआ रहता है। ठीक है, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बच्चे तथा बचपन की समझ, अब यहाँ से आपका चैप्टर शुरू हो जाता है। इसको आप फटाफट से पढ़ेंगे, स्पीड में पढ़ेंगे,
एक देखिए टर्म होता है पढ़ने का, स्कैनिंग एंड स्कीमिंग। तो स्कैनिंग एंड स्कीमिंग इन दोनों का यूज आपको करना है। स्कैनिंग वहाँ पे आप करेंगे जहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट कुछ दिखेगा, वहाँ पे आप स्कैनिंग करेंगे, और जहाँ पे सिंपल चीज़ें हैं, जनरल चीज़ें हैं, वहाँ पे आप क्या करेंगे, स्कीमिंग करेंगे, फटाफट से उसको पढ़ते चलेंगे। तो इन दो तरीके से आप स्मार्ट तरीके से किसी भी चैप्टर को बहुत ही कम समय में पढ़ सकते हैं। ठीक है, और आप देखेंगे कि इस चैप्टर को मैंने कुछ हाईलाइट पॉइंट्स किए हुए हैं। ठीक है, और समझाने के लिए मैंने कुछ हाईलाइट्स किए हुए हैं। आप किसी भी पीडीएफ को जब पढ़ेंगे तो आप पीडीएफ में बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं कि आप टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, लाइंस को अंडरलाइन कर सकते हो, आप अपना कमेंट वहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, आप कुछ ड्रॉ करना चाहते हो तो ड्रॉ भी कर सकते हो। बहुत तरह के ऑप्शंस रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इस पैराग्राफ को मुझे हाईलाइट करना है, तो मैं क्या करूँगा कि सिंपल एक पहला जो वर्ड है हमारे, इस पर क्लिक करूँगा। ठीक है, और इसके बाद इसको मैं यहाँ से ड्रैग करते हुए इस पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे ऊपर में 4 ऑप्शन आपको दिखेंगे। पहला जो ऑप्शन है वो है कमेंट ऐड करने का। सेकेंड ऑप्शन जो है ये हाईलाइट करने का है। तो इस पर जैसे मैंने क्लिक किया, ये पूरा टेक्स्ट क्या हुआ, हाईलाइटेड हो गया। ठीक है, इसी तरह से इसके बाद हमारा जो था तीसरा जो ऑप्शन था वो अंडरलाइन करने का था। ठीक है, तो अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, उनका आप अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे आपकी ज़रूरत हो वैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण बताए गए हैं बच्चों के बारे में समझ विकसित करने के लिए। हमारा समाज क्या समझ रखता है बच्चों के बारे में, तो इन उदाहरणों को पढ़ने के बाद आपकी जो अवधारणात्मक समझ है उसमें निश्चित रूप से विकास होगा, आप बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर दूसरा उदाहरण है, तो अलग अलग कई उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे जो वास्तविक जीवन से जुड़े हुए उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये जो बुक्स लिखे जाते हैं ये बहुत शोध के बाद लिखे जाते हैं, क्योंकि शिक्षक शिक्षा का कार्यक्रम है। ठीक है, पूरा प्रोग्राम जो है वो डिज़ाइन इस तरह से किया जाता है कि शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग हो। जो भी अब अभ्यर्थी आप लोग इस डीएलएड कोर्स में आ गए हैं, अब आपको एक अच्छा टीचर बनाया जाना है, तो बहुत तरह के जो एग्जाम्पल्स आप देखेंगे वो रियल लाइफ से जुड़े होते हैं। ठीक है, जो रिसर्च करने के बाद वहाँ पर लिए जाते हैं। तो विषय वस्तु की समझ आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे जिससे आपको हाईलाइट करते चलना है। जैसे कि दृष्टांत 1 में कह रहा है, दृष्टांत 1 में बचपन में, यहाँ पे हम लोग इस लाइन को हाईलाइट कर लेंगे। दृष्टांत का मतलब उदाहरण। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लिया और हाईलाइट कर लिया इसे। दृष्टांत 1 में बचपन के विविध रूपों का चित्रण विभिन्न परिस्थितियों के माध्यम से इस आशय के साथ किया गया है कि किसी बच्चे को बच्चे के रूप में समझे जाने या ना समझे जाने में परिस्थितियाँ किस प्रकार प्रभावी भूमिका निभाती हैं। हम लोग कहते हैं परिस्थितियों का बड़ा अहम रोल होता है हमारी भूमिकाओं को निर्धारित करने में। ठीक है, हम जो कुछ होते हैं वो उसमें कहीं ना कहीं हमारी परिस्थितियाँ भी जिम्मेदार होती हैं। तो परिस्थितियों की क्या भूमिका होती है वो हम पहले उदाहरण में देखते हैं। जब आप उदाहरण को पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा, ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। फिर दूसरा जो दृष्टांत है, यानी कि दूसरा जो उदाहरण है, तो उसके बारे में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, यहाँ से यहाँ तक हमको हाईलाइट करना है। तो यहाँ से हम सिलेक्ट करके, अब अगर इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कलर वाला ऑप्शन लेंगे और इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट आगे है नहीं इसमें, तो इसको छोड़ेंगे और आगे पेज की ओर बढ़ेंगे। और यहाँ पर देखिए इस पैराग्राफ में बच्चों के बारे में हमारे समाज की जो छवियाँ हैं, हमारे समाज की जो अवधारणा है वो क्या है, ये स्पष्ट रूप से यहाँ पर अंकित किया गया है। जैसे समाज में बच्चों की छवियों को कई प्रकार से परिभाषित किया जाता है, जैसे आज्ञाकारी, जिज्ञासु, है ना, भोले भाले। तो ये सारा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया, तो हम इसको क्या करेंगे, हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हाईलाइट करते हुए चलेंगे तो नोट्स बनाने में बहुत सहूलियत होगी। ठीक है, पहले आप अच्छे से पढ़ करके उसको हाईलाइट कर लीजिए, इसके बाद आप नोट्स बनाने का काम शुरू करेंगे। और एक बार पहले आप एक यूनिट को पूरे अच्छे से पढ़िए, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जहाँ जहाँ आपको दिखता है कि इसको नोट करना चाहिए, आप उसको हाईलाइट कर लीजिए और उसके बाद फिर उसको नोट करिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। अब फिर अगले पेज की ओर बढ़ेंगे और अगले पेज में देखेंगे कि कहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है।
ठीक है। अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट नज़र नहीं आता है तो स्किप करेंगे उसको, फिर आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि बच्चे तथा बचपन की अवधारणा, ऐतिहासिक समझ। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, ये बुक में लिखा हुआ नहीं है, ये मैंने खुद लिखा था। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं इसको? तो यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस है वहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। इसमें जो तीसरा ऑप्शन है टेक्स्ट का, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से लिखने का ऑप्शन कीबोर्ड खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे आप ऑप्शन से कीबोर्ड को हिंदी में चेंज कर लीजिए। ठीक है, और हिंदी में लिख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी है। आप जो भी कमेंट ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जो कुछ लिखना है आपको वो लिख करके आप यहाँ पर सिंपली ओके कर देंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, बचपन की अवधारणा एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, यहाँ से हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है। ठीक है, तो मानव समाज के विकास का अपना एक लंबा अतीत रहा है। इस तरह से आप फटाफट से पढ़ना शुरू कीजिए, स्किमिंग शुरू कीजिए। बच्चों के बचपन को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखने पर स्वतः ही कई सवाल उठते हैं, जैसे अतीत के समुदायों में बच्चों के बचपन की क्या अवधारणाएं रही होंगी, किस प्रकार बचपन की संकल्पना, बच्चों की छवि तथा परिवार के नज़रिए में सदी दर सदी बदलाव आते रहे हैं। इस बदलाव के पीछे क्या कारण रहे होंगे, उस समय व आज के आधुनिक युग में इन संकल्पनाओं में कितना परिवर्तन हुआ है। इस तरह से आप फटाफट से पढ़ते चलें, स्किमिंग करें। और इसके बाद जहाँ भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिलता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट किया है। ठीक है, प्लेटो का यहाँ पर उद्धरण दिया गया है। एक जैविक अवधारणा, बच्चा मात्र जैविक प्राणी के रूप में, सामाजिक अवधारणा, सामाजिक प्राणी के रूप में तब्दील हो रही है कि बच्चा सिर्फ जैविक छोटा प्राणी नहीं है जो कि बड़े का एक छोटा संस्करण हो, उसका अलग व्यक्तित्व है। अब इसके बाद यहाँ से प्लेटो के बारे में बताया गया कि प्लेटो ने अपनी क्या विचारधारा प्रस्तुत की थी। तो यहाँ देखिए, प्लेटो ने 2 सहस्राब्दी पहले कहा था कि बच्चा दरअसल बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है। जैसे आप किसी विदेशी से उसकी भाषा जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमारे बीच कोई विदेशी आ जाता है, ठीक है, तो हम ना तो उसकी भाषा को अच्छे से समझ पाएंगे, ना वो हमारी भाषा को अच्छी तरीके से समझ पाएगा। तो जो कुछ वो बोलना चाहेगा उसमें बहुत सारी चीज़ों को हम गलत समझ पाएंगे, गलत समझेंगे, कुछ चीज़ें समझ पाएंगे। ठीक है, उसी तरह से जब हम लोग बोलेंगे तो वह भी बहुत सारी चीज़ें गलत समझेगा, कुछ चीज़ें समझ पाएगा। ठीक है, तो ये जो कम्युनिकेशन में डिफरेंस आ जाता है, ये इसीलिए आता है क्योंकि ना तो हम उसकी भाषा को समझ पा रहे हैं, ना वो हमारी भाषा को समझ पा रहा है। तो जब एज ए टीचर आप स्कूल में जाते हैं, आप किस भाषा में बात करते हैं, बच्चा क्या उस भाषा को अच्छे तरीके से समझ पा रहा है, और बच्चा जो कुछ कह रहा है क्या आप उसकी भाषा को अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। अगर इंटरेक्शन सही तरीके से हो रहा है तो निश्चित रूप से जो पढ़ाई का स्तर होगा, जो स्टडी का लेवल होगा वो अच्छा होगा। ठीक है, और अगर आप दोनों में, ठीक है, एक स्टूडेंट और टीचर, इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन गैप होगा, कम्युनिकेशन अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो फिर वहाँ पे पढ़ाई जो है उसका लेवल जितना ऊपर जाना चाहिए था वो नहीं जा पाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है। तो प्लेटो ने जो कुछ कहा ये यहाँ पर दिया गया है, तो हमने भी इसको हाईलाइट कर लिया है। ठीक है, आप लोगों को भी हाईलाइट करना है और इसको नोट करते चलना है। ठीक है, तो अब इसी तरह से पढ़ते चलेंगे फटाफट से। और कुछ क्रियाकलाप भी दिए गए हैं, क्रियाकलाप आप कर सकते हैं। अगर कॉलेज में जाने के बाद आपसे कोई सर्वे वगैरह करवाया जाए तो उसमें तो आपको पार्टिसिपेट करना ही होगा। और वैसे ये समझने के लिए, समझ करके भी आप बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पैराग्राफ देखेंगे। उपरोक्त सभी तथ्य इस धारणा को पुष्ट करते हैं कि वह समाज अपने बच्चों के पालन पोषण और शिक्षा के प्रति भी जागरूक व संवेदनशील रहा होगा। तो आगे जो कुछ बताया गया है उसका यहाँ पे समअप किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से चैप्टर जब ख़त्म होता है तो लास्ट पैराग्राफ पढ़ना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर देखिए, इतिहासकार फिलिप एरिज के बारे में बताया गया है, तो मैंने यहाँ पे भी हाईलाइट कर लिया है। ठीक है, इतिहासकार फिलिप एरिज मानते हैं कि एक बार जब बाल्यावस्था की संस्था का अभ्युदय होना आरंभ हुआ तो समाज ने वयस्कों और बच्चों के मध्य के संबंध की स्थिति बदलने लगी। ठीक है, समाज में वयस्कों और बच्चों के मध्य के संबंध की स्थिति बदलने लगी।
बच्चों को वयस्क की वास्तविकता से बचाने के क्रम में बच्चों से उन सभी असहज बातों को छिपाना शुरू कर दिया गया जिससे बच्चों के लिए जानना अच्छा नहीं माना गया। एरिज ने चित्रों, लेखों, सामग्री आदि के विश्लेषण से निकाला कि मध्य युग से पूर्व बचपन की अवधारणा अस्तित्व में नहीं थी, परंतु बच्चे को अनदेखा भी नहीं किया जाता था। तो इस तरह से चीज़ें आपको बहुत तरह की मिलेंगी, जहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मिलेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट शिक्षाविद, विद्वान, दार्शनिक, उनके विचारधाराओं को जानने का अवसर मिलेगा। तो उनको आपको क्या करना है, नोट करते चलना है। ठीक है, अब इस तरह से आपको अपनी पढ़ाई पूरी तरह से अच्छे तरीके से करनी है। अब यहाँ पर देखिए, इस पेज में समाजीकरण के बारे में बताया गया, तो मैंने हाथ से ही लिख दिया समाजीकरण। ठीक है, समाजीकरण की समझ, समाजीकरण की अवधारणा, विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण। अब यहाँ पे समाजीकरण की अवधारणा को समझाने के लिए यहाँ कुछ चित्र लिए गए हैं। आप इन चित्र को देखिए, देख करके समझिए कि क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, फिर आगे उदाहरण दिया गया है, इस उदाहरण को पढ़िए। उदाहरण को पढ़ने के बाद विचार कीजिए, विमर्श बिंदु आपके लिए दिए गए हैं। फिर कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं, क्रियाकलाप को आप समझ करके भी आगे बढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद दृष्टांत, एक और उदाहरण है। उदाहरण को अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती जाती हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया, ये सारे जो उदाहरण हैं वो वास्तविक शोध के आधार पर लिखे गए होते हैं। इसके बाद देखिए, समाजीकरण की प्रक्रिया का विकास यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, समाजीकरण की वह अंतःक्रियात्मक समाजीकरण क्या है, तो समाजीकरण के बारे में यहाँ पर दिया गया है। समाजीकरण वह अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समूह के मूल्य, विश्वास, मनोवृत्ति, मानदंड और भाषिक विशेषताएं अर्जित करता है। तो समाजीकरण की परिभाषा आपको यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, आपको कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप बुक पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे तो सारा कुछ मिलते चलता जाएगा। ठीक है, इन सांस्कृतिक तत्वों को अर्जित करने के दौरान व्यक्ति की अपनी पहचान और व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि व्यक्ति की पहचान और उसका व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होता है, तो यहाँ से आप पॉइंट्स को ले सकते हैं। ठीक है, बच्चा समाज में सह अस्तित्व, परस्पर निर्भरता और अपेक्षाएं सीखता है। इस प्रक्रिया में वह अपने आप को जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी के रूप में रूपांतरित करता है और वह समाज का स्वीकार्य सदस्य बन जाता है। तो ये पूरा पैराग्राफ जो है वो समाजीकरण के ऊपर फोकस्ड है। ठीक है, यहाँ से आपको समाजीकरण के बारे में बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। फिर आगे भी समाजीकरण के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। नृविज्ञानी समाजीकरण को मुख्यतः एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सांस्कृतिक हस्तांतरण के रूप में देखते हैं। समाजशास्त्री जो है वो समाजीकरण को मुख्य रूप से सामाजिक भूमिकाओं को सीखने के रूप में देखते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति को अपने समूह की भूमिकाओं को सीखते हुए और उसे आत्मसात करते हुए उसका अभिन्न अंग बन जाता है। कुछ समाजशास्त्री समाजीकरण को स्व अवधारणा के रूप निर्माण के रूप में देखते हैं। आत्मीय और पारस्परिक संबंधों के संदर्भ में स्व और पहचान के विकास को समाजीकरण का केंद्रीय अंग समझा जाता है। तो एक प्रश्न यहाँ पे ऐसा बनता है कि समाज का केंद्रीय अंग किसे समझा जाता है। ठीक है, समाजीकरण का केंद्रीय अंग किसे समझा जाता है, स्पष्ट करें। तो शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वहाँ पे ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए, शिक्षक के रूप में हमारा क्या दायित्व है उसके बारे में बताया गया है। शिक्षक के रूप में हमारा बच्चों के साथ गहरा संबंध होता है, इसलिए हमें जो है समाजीकरण की उस प्रक्रिया को समझने की आवश्यकता है जो बढ़ते बच्चों पर प्रभाव डालती है। और निश्चित रूप से हम सभी समाज से जुड़े हुए, तो हमें समाजीकरण की समझ है। ठीक है, अब जो कुछ परिभाषाएं होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, वो वहाँ से आपको सिलेक्ट करने हैं, उसका नोट्स बनाना है और चीज़ों की अवधारणात्मक समझ आपकी होनी चाहिए। तो फिर आप प्रश्नों के उत्तर आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, बच्चों का समाजीकरण, प्राथमिक एवं परवर्ती चरण के विभिन्न कारकों से परिचय। अब यहाँ से आप समझेंगे कि समाजीकरण के कितने प्रकार होते हैं, समाजीकरण का प्राथमिक कारक कौन सा होता है, समाजीकरण का द्वितीयक कारक कौन सा होता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखते चलने हैं फटाफट से। ठीक है, बहुत तरह के उदाहरण हैं और उदाहरणों के माध्यम से सारी चीज़ें स्पष्ट की गई हैं। अब यहाँ पर देखिए, विषय वस्तु की समझ है, इसमें आपको देखने को मिलेगा समाजीकरण के प्रकार।
और आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, समाजीकरण के 2 चरण माने गए हैं, प्राथमिक समाजीकरण, द्वितीयक समाजीकरण। सीटेट के क्वेश्चंस आप देखेंगे तो आपको हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने जैसा कि बताया था कि बहुत तरह के जो प्रश्न हैं, सीटेट का जो बहुत तरह का टॉपिक है वो डिट्टो डीएलएड से लिया जाता है। ठीक है, और डीएलएड प्रोग्राम ही उसी के लिए, तो सीटेट पेपर फर्स्ट में सारे टॉपिक आपको डीएलएड से मिल जाएंगे। तो अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, अच्छे से नोट बनाते हो, तो अलग से सीटेट की तैयारी करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, आप आराम से सीटेट का एग्ज़ाम निकाल लोगे। तो यहाँ पे सारा कुछ बताया गया। बच्चों का प्राथमिक समाजीकरण में कौन कौन आते हैं। ठीक है, अगर कोई बोल देता है कि ये आता है, वो नहीं आता है, तो आप उसको यहाँ पर दिखाइए, ये आपका टेक्स्ट बुक है। ठीक है, ऑथेंटिक बुक है, ऐसे प्रमाणीकरण कोई चीज़ नहीं हो सकती है। अगर आपको चैलेंज करना होगा तो चैलेंज आप कहाँ से कीजिएगा, इसी बुक का स्क्रीनशॉट लेकर के और इसका पूरा, ठीक है, ब्यौरा दे करके आप चैलेंज कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के ऊपर, अगर कोई क्वेश्चन गलत मिलता है तो। ठीक है, तो बच्चों का प्राथमिक समाजीकरण में कौन कौन होता है, माता पिता, परिवार, पड़ोस, समुदाय, ये सब दिया। उसके बाद द्वितीयक समाजीकरण में विद्यालय एवं संचार माध्यम प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ से आपको सारी ऑथेंटिक जानकारी मिलती है। ठीक है, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे बुक में भी मिसप्रिंट होता है, गलतियाँ होती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ सही ही होता है, कभी कभी गलतियाँ भी देखने को मिलती हैं और कई बार गलतियों को आपको वहाँ पे सही करना होगा खुद से। ठीक है, तो जब आप पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे जो प्राथमिक समाजीकरण में समुदाय को दिया गया, तो समुदाय द्वितीयक कारक में आता है। ठीक है, तो समुदाय के बारे में यहाँ क्या थॉट है, इसके बारे में फिर आगे बताया भी गया है, ऐसा नहीं है कि नहीं बताया गया है। ठीक है, जैसे कि आप ये देखिए, बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण में आस पड़ोस की भूमिका, तो आस पड़ोस की भूमिका यहाँ पर दी गई है। इसके बाद परिवार की संस्कृति, रीति रिवाज, समाजीकरण में परिवार, मित्र, समुदाय, विद्यालय, संचार, इन सब की भूमिकाओं को फिर आगे वर्णन भी किया गया है। ऐसा नहीं है कि केवल लिख करके छोड़ दिया गया, पूरा वर्णन भी किया गया। तो आप अगर आंसर सही लगाते हैं और आपको आंसर गलत वहाँ मिलता है, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर के इसका संदर्भ दे करके आप चैलेंज कर सकते हैं क्वेश्चन के ऊपर, आपको नंबर मिल जाएगा। क्योंकि ये जो टेक्स्ट बुक है वो ऑथेंटिक है, प्रमाणिक है। ठीक है, SCERT के द्वारा प्रकाशित है। समुदाय शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में होता है। अब यहाँ देखिए, समुदाय के बारे में बताया गया। ठीक है, और इन सभी परिस्थितियों में बच्चों का समाजीकरण अलग अलग होगा। तो ये सारी चीज़ें आप नोट करते चलिए फटाफट से। आज संचार माध्यम भी समाजीकरण के एक प्रमुख कारण। देखिए, संचार माध्यम के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो जितने भी हाइलाइट्स पॉइंट हैं वहाँ से आपको फटाफट से चीज़ें मिलती जाएंगी। अब यहाँ देखिए, इसके बाद बाल अधिकार आ गया, तो बाल अधिकार के बारे में आप पढ़ेंगे और जहाँ भी इम्पोर्टेंट लाइन्स मिलेंगे आप उनको हाईलाइट करें, अंडरलाइन करें। ठीक है, इस तरह से पढ़ने में आपको मज़ा भी आएगा और आपका जो एक तो PDF में नोट्स सेव हो गया। ठीक है, जब आप कहीं भी मोबाइल में अपना PDF खोलेंगे तो समझ लीजिए कि वो आपका नोट्स ही खुल करके आएगा। ठीक है, जहाँ भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो चूँकि हाईलाइटेड होंगे तो आप कभी भी पढ़ करके उसको समझ सकते हैं। रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बच्चों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता। सबसे पहले 1924 में बाल अधिकारों के बारे में जेनेवा में घोषणा की गई। देखिए, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आ गया यहाँ पे, जेनेवा सम्मेलन के बारे में बात की गई। प्रमुख बाल अधिकार यहाँ पर दिए गए हैं, जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, फिर आगे देखिए इधर संरक्षण का अधिकार, सहभागिता का अधिकार। ठीक है, शिक्षा का अधिकार, भारत के संविधान में बाल अधिकार, तो भारत के संविधान में जो बाल अधिकार दिए गए हैं वो यहाँ पर वर्णित हैं, है ना। तो इस तरह से चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत से मिल जाएंगी। और समेकन लास्ट में आ गया। देखिए, समेकन तथा सीखने सिखाने में सहयोगी ई संसाधन, तो कुछ ई संसाधन के बारे में भी बताया जाता है, कहीं कहीं पे लिंक दिया हुआ रहता है कुछ बुक्स के बारे में। इसके बाद दूसरी इकाई शुरू हो गई, विद्यालय और समाजीकरण। तो पहली इकाई ख़त्म हो गई। अब पहली इकाई ख़त्म होने के बाद जितना आपने हाईलाइट किया, जितना आपने नोट किया है, आप उसका नोट पॉइंट अपने हार्ड कॉपी पे यानी कि नोटबुक पे बनाइए, उसको अच्छे से रखिए उसको, और फिर उसका रिवीजन बार बार करते रहना है। ठीक है, लास्ट टाइम पे आपको क्या करना है, बार बार रिवीजन करना है, चीज़ें खुद ब खुद रिमाइंड होती जाएंगी। और जब आप खुद से मेहनत करेंगे तो ज़्यादा आपको दिमाग पे जोर नहीं डालना पड़ता है, वो चीज़ें रिमाइंड होते होते
याद हो जाती हैं। इसके बाद है विद्यालय और समाजीकरण। तो विद्यालय की क्या भूमिका होती है समाजीकरण में, ठीक है। समाजीकरण में विद्यालय का एक महत्वपूर्ण स्थान है और विद्यालय से हम सभी लोग जुड़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो विद्यालय के बारे में आपको ये सारी चीज़ें समझनी हैं और इसमें इसी तरह से आगे आपको क्या करना है, जितने भी महत्वपूर्ण लाइंस मिलेंगे आप उनको अंडरलाइन करेंगे, हाईलाइट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। तो मेरा ये क्लास लाने का उद्देश्य यही था कि आपको तरीका बताना है कि आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है। और पूरा बुक आप बहुत ही कम समय में पढ़ सकते हैं। एक एक यूनिट का आप लक्ष्य रख के चलिए कि एक दिन में एक यूनिट पढ़ेंगे, फिर उसका नोट बनाएंगे और नोट बनाने के बाद हमारा काम ख़त्म। फिर आगे धीरे धीरे उसका रिवीजन करते रहेंगे तो चीज़ें दिमाग में रिमाइंड रहेंगी। फिर जब आपको असाइनमेंट बनाने के लिए मिलेगा तो खुद से आप बनाइएगा। असाइनमेंट अगर आप खुद से बनाते हैं तो आपको एग्जामिनेशन के लिए अलग से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लगभग 80% क्वेश्चन असाइनमेंट वाले ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और एग्जामिनेशन के लिए आपको करना ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए। क्वेश्चन कुछ बार बार रिपीट होते हैं और लगभग 70 से 80% जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते हैं। कभी कोई क्वेश्चन को बदल दिया जाता है, थोड़ा सा घुमा दिया जाता है, लेकिन क्वेश्चन वही रहता है, ठीक है। उसमें मटेरियल वही लिखना होता है, बस थोड़ा सा उसका अंदाज बदल दिया जाता है। तो इस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। उम्मीद है कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। अगर आपने कुछ सीखा है तो अपने बहुत सारे साथी आपके होंगे, उनको क्लास शेयर कीजिए, उनको बताइए क्लास के बारे में और चैनल से जुड़िए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, ताकि अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो मैं आपको वहाँ पर सेंड कर दूँगा, ठीक है। तो जो कुछ पहले यूनिट में आपने देखा हाईलाइट किया हुआ, इस तरह की चीज़ें आपको ऑलरेडी मिल जाएंगी, ठीक है। तो वहाँ पे शेयर किया जाएगा। और इसके अतिरिक्त जब आप इस बुक को पढ़िएगा पूरे डिटेल से तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत तरह के जो पॉइंट्स हैं वो आधे अधूरे हैं। जैसे जब आप प्रमुख चिंतकों के बारे में समझना शुरू कीजिएगा, उसमें गांधी जी के बारे में है, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में है, जे कृष्णमूर्ति के बारे में है, जॉन डीवी के बारे में है। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं बताई गई हैं, ठीक है, संक्षेप में उनको निपटा दिया गया है। लेकिन उनका डिटेल क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पे पहले से ऑलरेडी मौजूद है। अगर आप फिर से आपको उसको कहिएगा बनाने के लिए तो मैं फिर से आप लोगों के लिए बना करके लाऊंगा। और डिटेल्स से जब आप चीज़ों को समझेंगे तो निश्चित रूप से आपकी समझ बेहतर होगी और आपका जो नोट्स होगा वो और ज़्यादा अच्छा होगा। तो मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।